उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रमुख अतिथि के रूप में पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों ने उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया और मुख्यमंत्री ने जनता से सीधे संवाद किया। कार्यक्रम में आमजन, बुद्धिजीवियों, युवा और व्यापारियों से सुझाव लिए गए, जिन्हें राज्य के आगामी बजट में प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार सीएम धामी के नेतृत्व में बजट निर्माण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जनता की अपेक्षाओं को सीधे वित्तीय निर्णयों में शामिल करने की पहल की जा रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। उत्तराखंड में कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर शासन स्तर पर सक्रियता बढ़ गई है। सचिव आवास डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून से लेकर हरिद्वार तक विभिन्न राज्य के अतिथि गृहों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के सुधार के सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा, आधारभूत सुविधाएं और रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया गया। सचिव आवास ने स्पष्ट किया कि कुंभ 2027 से पहले सभी गेस्ट हाउस को आधुनिक सुविधाओं और उच्च सुरक्षा मानकों से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों और अधिकारियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि ये दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को परखकर उन्हें आधुनिक मानकों के अनुरूप ढालने की एक ठोस पहल है। अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाकर सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। तो आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा मानकों पर यहां पर जोर दिया जा रहा है। वीआईपी मेहमानों के लिए उच्च स्तरीय आवास व्यवस्था की जा रही। देखिए, लगातार जो है तैयारियों को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देहरादून से हरिद्वार तक जो है तमाम व्यवस्थाएं संभाली जा रही। कुंभ 2027 से पहले व्यवस्थाओं को सुधारने के सख्त दिशा निर्देश हैं। सचिव आवास डॉक्टर राजेश ने जो है यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हैं और किसी तरीके की कोई कमी जो है नहीं रहनी चाहिए। जो वहाँ पर पहुँचने वाले लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो, खासतौर से वीआईपी मेहमानों को कोई परेशानी ना हो, इस पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। देखिए, अभी कुंभ भी नज़दीक है और इसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में मेरे द्वारा जो जितने भी सरकारी गेस्ट हाउसेस हैं उनका निरीक्षण किया गया और ख़ासकर जो हरिद्वार में जो गेस्ट हाउसेस हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गेस्ट हाउस हैं, बाकी जो दूसरे सरकारी एकोमोडेशंस हैं, तो उनका भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और देहरादून में जो हमारे बीजापुर गेस्ट हाउस हैं, बाकी जो दूसरे गेस्ट हाउसेस हैं, उनका भी निरीक्षण किया गया। जो छोटी-मोटी जो खामियाँ पाई गई उसको दुरुस्त करने के लिए कहा गया है और 15 दिन का टाइमलाइन दिया गया है उसको निस्तारित करने के लिए। और जहाँ पे मेजर जो है फॉल्ट्स हैं उसका हम लोग एस्टिमेट बना रहे हैं। एस्टिमेट बना के उसमें जल्द हम बजट रिलीज करके जितनी भी खामियां हैं उसको बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। मसूरी से खबर है। मसूरी में प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय को नरेंद्र नगर स्थानांतरित करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मसूरी वन प्रभाग में जौनपुर प्रधान संगठन के साथ ही मसूरी के स्थानीय लोगों द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। इसके साथ ही डीएफओ कार्यालय को नरेंद्र नगर ले जाने का विरोध किया। जौनपुर क्षेत्र से आए विभिन्न प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ ही ब्लॉक प्रमुख और मसूरी के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं के लोगों ने कार्यालय को स्थानांतरित करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है और इसे जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया है। जौनपुर प्रधान संगठन के अध्यक्ष प्रदीप कवि ने कहा कि इससे जौनपुर और मसूरी के क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानी होगी और अपने छोटे छोटे काम के लिए भी 200 किलोमीटर दूर नरेंद्र नगर जाना पड़ेगा। तो डीएफओ कार्यालय को नरेंद्र नगर ले जाने पर विरोध किया जा रहा है। पंचायत सदस्यों के साथ ब्लॉक प्रमुख इस दौरान जो है मौजूद रहे। धरना इनकी तरफ से दिया गया। साथ ही आगे भी अगर मांग इनकी नहीं मानी जाती है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इनकी तरफ से दी गई है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि हमने जो राज्य मांगा था वो गलत मांगा है। उस समय जो हमारे जनमानस की एक आवाज़ थी कि हमारा छोटा राज्य बनेगा, हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, शिक्षित बेरोजगार साथी और सभी धर्मों के लोग जो है जिन्होंने इसकी मांग की कि उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए और छोटा राज्य बने तो सबका विकास हो। लेकिन यहाँ तो इस प्रदेश में ये नहीं समझ आ रहा है कि कर क्या रही है सरकार। 10 साल से ये सरकार है।
हम सरकार के और ज़्यादा विरोधी नहीं, पर लेकिन हमारा कहने का अर्थ है कि अगर आपको पुनर्गठन फॉरेस्ट विभाग का करना है तो पुनर्गठन का हर डीएफओ ऑफिस का इतिहास खंगाल लो पहले। मसूरी जो यमुना वन प्रभाग पहले था, जिसका अपना इतिहास है 75 साल का, कि 75 साल पहले यहाँ पर यमुना वन प्रभाग था, जिसके 2 टुकड़े हुए मसूरी वन प्रभाग बना और मसूरी को जौनपुर से और देहरादून से जोड़ा गया और फिर यहाँ पर डीएफओ बैठा। और आज जो तुम उसको जो समाप्त करने की बात कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि चलो अगर आप पुनर्गठन कर भी रहे हो तो जो ऐतिहासिक ऐसे वन प्रभाग है उन देखिए, हमारा सिर्फ सिंपल सा ये कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं उसे जैसी है यथावत रखा जाए। मसूरी वन प्रभाग एक बहुत बड़ा प्रभाग है, जिसमें जौनपुर क्षेत्र, अपना रायपुर क्षेत्र, रिखोली, बितौली, एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें कई रेंजें हैं जिनको सम्मिलित कर मसूरी वन प्रभाग बनाया है। तो मसूरी वन प्रभाग सबके लिए एक सेंट्रल क्षेत्र है जहाँ डीएफओ बैठते हैं, सब आसानी से यहाँ पर आकर अपना काम करवा सकते हैं। यदि इस तरह जौनपुर की जो 4 रेंज है उनको अगर मुनि की रेती और नरेंद्र नगर में सम्मिलित कर दिया जाएगा तो जो जौनपुर का आदमी है उसको काम कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसे 150 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा, पूरा दिन उसका सिर्फ सफ़र में निकल जाएगा और उसका काम अगर एक दिन में नहीं हो पाया तो उनके खर्चे भी बढ़ेंगे, व्यय भी बढ़ेंगे। और मसूरी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जौनपुर के लोग बिल्कुल निकट हैं और जहाँ पे वो लोग आकर जो जौनपुर विकासखंड की 4 रेंज हैं उनको पुनर्गठन के तहत मुनि की रेती नगर वन प्रभाग में सम्मिलित किया जा रहा है। तो हमारा इसमें ये कहना है कि हमसे लगा हुआ क्षेत्र जौनपुर के चारों तरफ, हम मसूरी से लगे हैं तो हम पूर्व से मसूरी से जुड़े हैं। मसूरी एक पर्यटन नगरी के साथ एक ऐतिहासिक नगरी है। हमारे लिए सूट भी करता है कि हम मसूरी में ही जुड़े रहें, क्योंकि अधिकतम दूरी जो मसूरी वन प्रभाग में आने के लिए हमारे जौनपुर के लिए लोगों के लिए रहेगी वो 50 से 60 किलोमीटर है। और अगर मुनि की रेती हम जुड़ जाते हैं तो लगभग 200 से 250 किलोमीटर वो दूरी बन जाती है। किस तरीके तो हमारी जब उत्तराखंड राज्य का आंदोलन जब लड़ रहे थे तो उसकी परिकल्पना थी कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ हों वो छोटी हों, ताकि लोगों को सुगम और सरल न्याय मिले या कार्य करने की जो इकाइयाँ हों जल्दी नज़दीक हों। लेकिन जिस तरह से सरकारी पुनर्गठन का प्रस्ताव ला रही है वो निश्चित रूप से जौनपुर क्षेत्र के पूरे क्षेत्र की जनता की भावना के अनुरूप नहीं है। अगर हमारी बात को सरकार ने या वन विभाग ने नहीं माना तो हम इसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज तो सांकेतिक एक धरना है। और अब खबर चंपावत से है। वन्यजीव तस्करों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक चंपावत रेखा यादव के कुशल नेतृत्व में जनपद में वन्यजीव तस्करी के विरुद्ध लगातार प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। उनके निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों और एसओजी टीम को सख्त वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में क्षेत्र अधिकारी टनकपुर वंदना वर्मा के निर्देशन में 19 फरवरी 2026 को एसओजी टीम ने चलती में सूचना और सुराग रस्सी के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान संदिग्ध ईश्वर राम को पकड़ लिया गया। मामले में आरोपी के कब्जे से लगभग 162 सेंटीमीटर लंबी करीब 2 वर्ष पुराने गुलदार की खाल, एक ओप्पो मोबाइल फोन और 540 रुपए नकद बरामद किए हैं। जनपद से खबर है। टनकपुर से मानव वन्यजीव संघर्ष की एक दर्दनाक घटना सामने आई है। शारदा वन रेंज में जंगल से लकड़ी लेने गई एक महिला पर अचानक से हाथी ने हमला कर दिया। हमले के दौरान महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं जानकारी के अनुसार टनकपुर वार्ड संख्या 5 नई बस्ती निवासी माधुरी अन्य महिलाओं के साथ सेनापानी मार्ग स्थित दीवान चौकी के पास जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। इसी दौरान झाड़ियों से अचानक से निकले हाथी ने उस पर जोरदार हमला कर दिया। हाथी का हमला होते ही साथ में मौजूद महिलाओं में भी अफरा तफरी मच गई, दहशत फैल गई। महिलाओं के शोर मचाने पर हाथी जंगल की ओर चला गया। वहीं घटना की सूचना परिजन और ग्रामीणों को दी गई है, जिसके बाद से वन विभाग और ग्रामीण मौके पर पहुंचे हुए हैं। आज एक हाथी से एक महिला की जो मृत्यु हुई है, उसकी जो घटना हुई है, तो उसके लिए बड़ा ही एक मतलब दुखद है। और ये जो हमारी शारदा रेंज है, इसके दुआन बीट के अंतर्गत जो है जंगल के अंदर हुई है घटना। वन विभाग द्वारा लगातार जो है आम जनमानस को और जो जंगल के सीमा के आसपास जो स्थानीय निवासी हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि जंगल के अंदर ना जाएं। लेकिन इसके बाद भी ये घटना हुई है तो हमारे लिए दुखद है।
जो इनको जो सरकार की तरफ से जो मुआवजा के लिए जो धनराशि है तो उसका चेक जो है अभी इनके परिवार को प्रदान किया गया है। और हम लोग आगे भी जो हमारे यहाँ के क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करते हैं कि जंगल में इस तरह से जो है न जाएं, क्योंकि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद भी कई काम अधूरे पड़े हैं, जिसको लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। खजान दास ने खुद माना कि जिस गति से काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ है और वे मौजूदा प्रगति से संतुष्ट भी नहीं है। उनका कहना है कि पहली कार्रवाई संस्था की लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की अपनी संस्था को काम सौंपा है और अब कार्यों में तेजी लाई जाएगी। तो वहीं राजेंद्र शाह, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के बजट में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उनका कहना है कि शहर की कई सड़कों को खोदकर अधूरा ही छोड़ दिया गया है और उन्हें ठीक से बंद भी नहीं किया गया है, जिससे बारिश के दौरान जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा विधायक द्वारा सवाल उठाए जाने को अपने आरोपों की पुष्टि बताया है। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि विकास हो रहा है, पीछे भी हो रहा था, आगे भी होगा, अभी भी हो रहा है। जैसे जैसे विकास होता है उसके साथ नई नई कड़ियां और जुड़ जाती है। उन कड़ियों को सुलझाने के लिए, उन कड़ियों को ठीक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का दायित्व बनता है। हम एक दूसरे के पार्ट है। देखिए, अधिकारी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अधिकारी बन जाता है, जनता में से ही आता है, और जनप्रतिनिधि भी जनता से चुन करके आता है। इसलिए सामंजस्य होना चाहिए। और जो हमारा एक लक्ष्य है कि देहरादून सुंदर बने, और स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह का वर्क होना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का हुआ है। फिर सुधार लाने की कोशिश, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी की, वो ठीक नहीं थी। फिर कार्यदायी संस्था जो हमारी उत्तराखंड की है, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, फिर उनको काम दिए गए। जिस दिन से स्मार्ट सिटी के लिए बजट अलॉट हुआ था और जिस तरह की बंदरबाट पहले ही अधिकारी और नेताओं में हो गई थी, हमने तब से ही लगातार ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बंदरबाट को रोकिए, धरातल पर काम दिखाइए। लेकिन आज अगर भाजपा के विधायक खजान दास जी इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की उस बात की पुष्टि है कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में हो गया। सड़कें खुदी हुई है और जो सड़कें बंद भी की गई है उसमें मिट्टी डाल के बंद की गई है, वो नीचे पत्थर नहीं है। अगर बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं देखो, आपको मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले कर में आपको गाड़ियों धसी भी मिलेंगी वहां पर गाड़ियां, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया। सिर्फ आपने बजट में लीपापोती करने का काम किया और इसका खामियाजा आने वाले कल में जैसे जैसे बारिश आएगी, बारिश आने के बाद आम जनता को उठाना पड़ेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है भाजपा की हो। देहरादून से खबर, जहां 21 फरवरी से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसमें इस वर्ष 2,15,252 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। हाई स्कूल में 1,12,266 ने अपना पंजीकरण करवाया है। इनमें 1,722 व्यक्तिगत जबकि 1,10,544 संस्थागत शामिल हैं। जबकि इंटरमीडिएट में 1,02,988 ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसमें से 3,637 व्यक्तिगत जबकि 99,349 संस्थागत शामिल। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में 1,261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 156 संवेदनशील जबकि 6 अति संवेदनशील केंद्र बनाए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती का कहना है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगाने के साथ साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हमारे जो बोर्ड के एग्जाम है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 मार्च तक एग्जाम हमारे चलेंगे। इसमें 2,15,000 बच्चे लगभग जो है प्रतिभाग करेंगे और 1,261 हमारे परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से एकल परीक्षा केंद्र हमारे जो हैं लगभग 50 हैं और 1,211 हमारे जो है मिश्रित परीक्षा केंद्र हैं। इसी प्रकार से जो हमारे अति संवेदनशील सेंटर हैं वो 6 हैं और संवेदनशील 156 हैं। इस प्रकार से बोर्ड की जो तैयारियां हैं पूरी कर ली गई हैं। जिले में सारे डीएम्स की दस्ता में बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं। बोर्ड के पेपर से पहुंच चुके हैं, कॉपीज पहुंच चुके हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सभी जगह
केंद्र व्यवस्थाओं का व्यवस्था हो गई है, कस्टोडियन की व्यवस्था हो गई है, कक्षों की व्यवस्था हो गई है और एग्ज़ाम हमारे शुरू होंगे। उसकी बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। मेला नियंत्रण भवन में आयोजित होने वाली इस हाई लेवल बैठक को लेकर प्रशासन ने अपनी व्यापक तैयारियां की हैं और कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। वहीं बैठक में अधिकारी और मेले से जुड़े हुए विभिन्न स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री कुंभ क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मेला प्रशासन के अनुसार कुंभ मेला क्षेत्र में 25 से अधिक स्थायी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जबकि अस्थायी व्यवस्थाओं को लेकर भी विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां तय समय पर ही पूरी की जाएंगी। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज हैं। सैटरडे को तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस बैठक भी ली जा रही है कुंभ की, और कुंभ की तैयारियों को देखा जाए तो हमने 2 तरह के काम होते हैं हमारे यहाँ पे, परमानेंट और टेम्पररी वर्क्स। तो परमानेंट वर्क्स का जो स्टेटस है अभी करीबन 25 से 30 काम हमारे ऑनगोइंग है, कार्य गतिमान है। उसके अलावा कुछ प्रस्ताव हमारे अभी शासन में गतिमान है और शीघ्र ही उनकी भी अनुमति आ जाएगी और कार्य शुरू हो जाएंगे। अस्थायी कार्यों में भी हम लोगों ने जो हमारे 32 सेक्टर हैं उनका सेक्टर प्लान मैक्रो और माइक्रो बनाना शुरू कर दिया है। लेवलिंग के काम और जो हमारे अस्थायी प्रवृत्ति के विद्युत की और पानी के काम होते हैं उनकी भी हमने पूरी डिटेलिंग कर ली है और उनकी। चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देहरादून से खबर है। उत्तराखंड के गैरसैंण स्थित भराड़ी सेड़ में आगामी 9 मार्च से 13 मार्च तक बजट सत्र आयोजित होना है, लेकिन उससे पहले ही एक बार फिर से सत्र पर ठंड हावी हो गई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का साफ कहना है वहां पर ऑक्सीजन की कमी, अत्यधिक ठंड और अव्यवस्थाएं हावी हैं। इसके साथ ही गैरसैंण विधानसभा स्थल के चयन पर भी विधायक दिलीप रावत ने आपत्ति जताई है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत का कहना है कि गैरसैंण में बनाया गया विधानसभा भवन सही जगह पर नहीं बनाया गया है और यहां सत्र के दौरान रहना बेहद ही मुश्किल है। गैरसैंण में जहां पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था, क्योंकि जहां पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहां टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ी सैंड से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है।